नमस्कार। भावगंगा के 198वें अंक में 198th अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व राम वृक्ष बेनीपुरी, जिन्होंने दोनों फलक देखे हैं, आज़ादी के पहले लड़ाई आज़ादी में पूरी तरह समर्पित, और उसके बाद एक ऑनेस्ट लीडर के रूप में चुनाव भी लड़ा, विधानसभा में भी रहे, और जो लीडर्स में तानाशाही या लूट खसोट की प्रवृत्तियां आ रही थी उसका भी विरोध किया। तो और एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी रहे हैं। उनका एक लेख है गेहूं और गुलाब, जो कि भविष्य दर्शन कराता है। जो बातें हम लोग कहते हैं उसकी झलक मिलती है वहाँ पर। तो उनके बारे में विक्रम राव जी ने एक आलेख भेजा था। कल उनकी पुण्यतिथि थी, तो उसको आपके सामने रखता हूँ। फिर उनके उस लेख गेहूं और गुलाब पर थोड़ी चर्चा करेंगे, और उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर, कहानियों पर चर्चा करेंगे। सबसे अच्छी बात कल के बारे में ये रही कि कल हम लोगों ने जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर चर्चा किया, तो डॉक्टर रजनीश वर्मा जो सिवान में हैं, जिन्होंने ये प्रश्न किया था, उनको वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रात में 11 बजे उनका मैसेज आया। शायद उनकी शंकाओं का कोई समाधान हुआ होगा। तो ये बड़ी अच्छी रही कि भावगंगा तरह तरह से। और देखिए, यह आंवले का पेड़ है जिसमें आंवला फलता भी है। ये बिल्कुल मुझे अपने आगोश में लिए हुए है, तो इसकी शक्ति भी इसमें आती है भावगंगा में। तो आप भावगंगा का आनंद यूं ही लेते रहिए। तो के विक्रम राव जी का आलेख पर आधारित चर्चा कर रहा हूँ, राम वृक्ष बेनीपुरी जी पर। सोशलिस्ट साहित्यकार बेनीपुरी। सोशलिस्ट तो पार्टियां भी देश में हो गई हैं तरह तरह की, लेकिन सोशलिस्ट विचारधारा, समाजवादी विचारधारा तो अपने संविधान का उद्देश्य भी है। समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य हम लोग बना रहे हैं। समाजवादी पहले एक व्यक्ति राजा होता था तो व्यक्तिवादी हुआ, परिवारवादी व्यवस्थाएं हुई, लेकिन अंत में समाजवादी, सारे समाज के लोग ही व्यवस्था चलाएं। ऊंच नीच का भेद खत्म हो, समता मूलक हो जाए, सबकी जरूरतें जो सीमांत में हैं, जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं, उनकी देखभाल हो, संवेदना के आधार पर व्यवस्था चले। और उस समाज में जब जीव जंतु वनस्पतियां भी शामिल हो जाएं तो फिर जियोक्रेसी आ जाती है। तो समाजवाद का या लोकतंत्र का अगला जो स्टेप है वो जियोक्रेसी ही होगा। भविष्य में जियोक्रेसी आएगी। और शायद जब वो गेहूं और गुलाब लिख रहे थे बेनीपुरी जी, तो उस तरफ उनका कहीं ना कहीं जाने अनजाने उस बात की चर्चा भी कर रहे थे। यह वृत्तांत है एक सोशलिस्ट सूरमा का, जो था तो निखालिस गांधीवादी, पर गुरिल्ला युद्ध में महारत थी। संदर्भ है राम वृक्ष बेनीपुरी का। आज उनकी 55वीं 6 सितंबर 2022 उनकी 55वीं पुण्यतिथि है।
यह भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में अधिक समीचीन हो जाता है। बेनीपुरी जी की विलक्षण शख्सियत के विभिन्न आयामों का यहाँ पर उल्लेख है। एक सृजनशील साहित्यकार, विप्लवी स्वाधीनता सेनानी, राजनीतिक क्रांति दृष्टा, लड़ैया, पत्रकार, कालजयी, नाट्यकार, जुझारू विधायक, मगर सर्वाधिक संवेदनशील इंसान, जिसके दिल में भारत के समता मूलक जन आंदोलन की वेदना झलकती थी, टीस सुनाई देती थी। करीब 6 दशक बीते। उनके पटना स्थित बोरिंग रोड आवास पर भेंट करने मैं गया था विक्रम राव जी। तब यूपी के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे बाबू संपूर्णानंद बनारस वाले ने छात्र आंदोलन का नृशंस दमन करने की कसम खा ली थी। निर्ममता और बर्बरता के लिए कुख्यात यूपी पुलिस के वारंट से लखनऊ में बचने से पटना में छिप गया था। इनके पिताजी वहीं पर संपादक थे सर्चलाइट के, विक्रम राव जी के। तब विश्वविद्यालय की समाजवादी युवक सभा का सचिव था। पटना में बेनीपुरी जी से भेंट करने उनके बोरिंग रोड डेरे पर मैं गया। वे व्यथित थे। प्रकरण यही पूर्व सोशलिस्ट सत्तासीन संपूर्णानंद का है। जो संपूर्णानंद हुए या नेहरू हुए, ये सब कांग्रेस के सोशलिस्ट विंग के व्यक्ति थे। और आज़ादी के बाद ये इतने अधिनायकवादी, और स्टूडेंट से डिस्कस करने की जगह पर, उनकी समस्याओं को जानने की जगह पर केवल दबाने के लिए सत्तासीन संपूर्णानंद का है। वे राजमत के व्यामोह में निमज्जित हो गए थे, मगर बेनीपुरी जी आक्रोशित थे राष्ट्र के इन सोशलिस्ट नेतागण के कामधाम से। उनके दर्द भरे अल्फाज उद्वेलित करते रहे। तभी वर्तमान सियासी परिदृश्य पर उनका वाक्य था बड़ा यादगार, मर्म छू लेने वाला। एक हमारे कमांडर थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने भूदान में जीवन ही दान कर दिया। दूसरे योद्धा थे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कुटिया अलग बना ली थी। उनके विरोधी बिखरते जा रहे हैं। कुटिया अलग बना ली, फिर रुके और बोले, नेहरू कितने तकदीर वाले हैं। उनके विरोधी बिखरते जा रहे हैं, कोई सबल प्रतिरोध नहीं रहा। समाजवादी इन तीनों की बलैयां लेते थे कभी। बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस के पुरोधा रामवृक्ष जी सच में समतावादी समाज के लिए युद्धरत रहे। पहला काम इस भूमिहर विप्र ने किया कि अपने नाम से शर्मा हटा दिया, गांव बेनीपुर को जोड़ दिया। अपने देश प्रेम वाली कृतियों पर उन्हें जेल जाना पड़ा। हजारीबाग जेल में दीवार फांदकर भागने में जयप्रकाश नारायण की मदद भी रामवृक्ष जी की अहम किरदारी थी। हजारीबाग जेल ब्रिटिश राज में यातना के लिए मशहूर था। बेनीपुरी जी के संघर्ष कालखंड की यह उपरोक्त बात है करीब 1948-49 की। तब पटना से दैनिक सर्चलाइट और हिंदी प्रदीप, आज हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान प्रकाशित होता था। मेरे पिता स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय श्री के रामाराव सर्चलाइट के संपादक थे। पड़ोसी नेपाल में वंशानुगत राणा कुटुंब ने महाराज त्रिभुवनवीर विक्रम सिंह को कठपुतली शासक बनाकर महल में कैद कर लिया था, क्योंकि वह त्रिभुवन जी भारत में पहले तो विलय ही चाहते थे, लेकिन बहुत अच्छे संबंध चाहते थे। काठमांडू में ब्रिटिश राजदूत ने कोइराला बंधुओं को तंग करना शुरू कर दिया था। कोइराला बंधु वहाँ प्रधानमंत्री और अलग अलग पदों पर रहे, लेकिन भारत से बहुत अच्छा संबंध चूंकि ये लोग चाहते थे, तो ब्रिटिशर्स को वो अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने कोइराला बंधुओं को भी तंग करना शुरू कर दिया। मातृका प्रसाद, विश्वेश्वर प्रसाद और गिरिजा प्रसाद भारतीय सोशलिस्टों के साथी थे। उनका रामवृक्ष जी से गहरा संबंध रहा। गिरिजा प्रसाद कोइराला को तो संपादक के रामाराव ने नेशनल हेराल्ड का कमांडो में 1945 में संवाददाता नियुक्त किया था। इन कोइराला बंधुओं को नेपाल के राणा राज के खिलाफ जन संघर्ष में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा केंद्रीय मंत्री रफी अहमद किदवई का पूरा समर्थन था। ये लोग लोकतंत्र चाहते थे। कोइराला बंधु और इवन त्रिभुवन जी भी उसके अंदरूनी समर्थक थे, और बाकी राणा खानदान, इसलिए त्रिभुवन जी को महल में एक तरह से
वहाँ रख लिया था, नज़रबंद कर दिया था एक तरह से। उनका ब्रिटिश राजदूत, ब्रिटिश गवर्नमेंट और राणा खानदान, उन लोगों ने त्रिभुवन जी के कद को लगातार कतरने की कोशिश करते रहे। रामकृष्ण जी इन सारी कार्यवाहियों के हरावल दस्ता में थे। हरावल मतलब सबसे आगे, हरावल दस्ता सबसे आगे वाला दस्ता। तभी नेपाल के राजाओं ने अपने राजा, वहाँ राणा ही राजा थे, उन्हीं में वही लोग राजा चुनते भी थे, तो उन्हीं का जो पूरा राणा खानदान था, उन लोगों ने तभी नेपाल के राजाओं ने या राणाओं ने अपने व्यावसायिक यार दोस्त घनश्याम दास बिरला पर दबाव डालकर दैनिक सर्चलाइट को नेपाल जनसंघर्ष से हटवा दिया, क्योंकि वो वहाँ जाता था अखबार और वो लोग पढ़ते थे, तो एक तरह से वो लोकतंत्र और जनसंघर्ष को बढ़ावा मिलता था, तो इसलिए उसको वहाँ से हटा दिया। और संपादक के रामाराव को, पटना के, यहीं से अखबार जाता था, तो इनको भी बर्खास्त कर दिया। सर्चलाइट में तब नेपाल की खबरें ही खूब छपती थी। राजनेता के साथ रामवृक्ष बेनीपुरी जी की हिंदी की सेवा भी अपरिमित और असीम थी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बहुत सारी रचनाएं की, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, यात्रा विवरण, संस्मरण, निबंध आदि लिखे हैं, जो बहुत प्रचलित हुए। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक के रूप में भी रामवृक्ष बेनीपुरी की याद करते हैं। रामवृक्ष जी जब 15 साल के थे, तभी से उन्होंने पत्रिकाओं में लिखने शुरू कर दिए थे, तथा 1930 में जेल में रहते हुए वे पतितों के देश में नाम का एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा। कहा जाता है कि बेनीपुरी जी जब भी किसी आंदोलन के बाद जेल जाते थे, तो जेल से रिहा होते समय उनके हाथ में 2-4 ग्रंथों की पांडुलिपियां जरूर होती थीं, क्योंकि जेल में रहकर भी वो लोगों के दिल में आग भड़काने वाली रचनाएं लिखते रहते थे। रामवृक्ष जी के रचनाओं में मुझे पत्रकार को उनकी गेहूं, मुझ पत्रकार को, क्योंकि विक्रम राव जी पत्रकारिता के एंगल से भी देखते हैं, तो उस कहते हैं उस एंगल से गेहूं और गुलाब बहुत पसंद है, जिसमें रूहानी तथा भौतिक विषयों पर सामयिक टिप्पणी है। रूहानी, आत्मिक या आध्यात्मिक और भौतिक विषयों पर समसामयिक टिप्पणी है। उस काल में सोशलिस्ट आंदोलन के लोग अग्रिम पंक्ति के साहित्यकार भी होते थे अक्सर। आज के समाजवादियों के लिए मिसाल हैं रामवृक्ष जी। राजनेता भी हैं, साहित्यकार थे और जननायक भी। उन्हें हमारी श्रद्धांजलि। और इस पूरे भावगंगा परिवार की तरफ से भी हम रामवृक्ष जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के विक्रम राव जी ने कहा था कि ये प्रोग्राम जरूर सुनेंगे। आशा है वो सुन रहे होंगे और उनको खुशी हो रही होगी। और अब इनके गेहूं और गुलाब पर एक छोटी सी टिप्पणी। बेनीपुरी जी ने गेहूं को भौतिकता और गुलाब को आध्यात्मिकता का प्रतीक माना और विश्वास व्यक्त किया है कि भविष्य में भौतिकतावाद पर या भौतिकवाद पर आध्यात्मिक मानसिकता का आधिपत्य होगा। वही संवेदनशीलता बढ़ेगी। पूरे ब्रह्मांड एक विराट जीवन शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं। इसका एहसास तभी होगा जब हम पूरे ब्रह्मांड के प्रति संवेदनशील हों, उसके सुख दुख को अपना समझें। बार बार जिस चीज़ को मैं कहता हूँ कि जैसे ये हाथ अगर संवेदनशील है, जीवंत है, या इस पूरे शरीर से जुड़ाव महसूस करता है, तो जीवंत भी है और संवेदनशील भी है। इसी तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड एक जीवन शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं, तो हम संवेदनशील भी हैं और उससे जुड़े भी हुए हैं। दोनों चीज़ें एक ही हो जाती हैं। तो वह जब आ जाएगा तो हमारी भौतिकता कम हो जाएगी। हम जो अथाह खर्च करना और अथाह सुविधाएं, केवल जब तक हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से रहेंगे, अपनी नीड के हिसाब से रहेंगे, हम अपने लोभ के हिसाब से नहीं रहेंगे। ये लोभ ही भौतिकतावाद देता है और हमारी ज़रूरतें हमें आध्यात्म की तरफ, समष्टि की तरफ, संवेदना की तरफ ले जाती हैं। तो बेनीपुरी जी ने गेहूं को भौतिकता और गुलाब को आध्यात्मिकता का प्रतीक माना है और विश्वास व्यक्त किया है कि भविष्य में भौतिकवाद पर आध्यात्मिक मानसिकता का आधिपत्य होगा।
लेखक भौतिकवादी मानसिकता के स्थान पर आध्यात्मिक मानसिकता को महत्व देते हुए कहता है कि भौतिकता पर आधारित यह जगत जो आर्थिक और राजनीतिक रूप में हम पर शासन कर रहा है अब समाप्त होने वाला है। शासन समाप्त हो जाएगा, सेवा शुरू हो जाएगी। यही है कि हमारे ऊपर कोई शासक नहीं है। ये सरकारें जो अपने को शासक समझती हैं ये गलत है। मालिक तो जनता है, ये तो सेवक है, शासन भी सेवक है। ये टर्मिनोलॉजी अभी हमने नहीं बदली है। हमें स्वतंत्रता मिल गई है लेकिन शासन इस्तेमाल करते हैं, हम सरकार इस्तेमाल करते हैं। यह सब गुलामी की निशानी है। इन सब शब्दों को मिटाना होगा। ये सब होगा। जो भी भविष्य दृष्टा हैं उनको उसके संकेत मिलते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी को भी संकेत मिलता है। मुझे 50 साल से संकेत मिल रहे हैं कि बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन एकाएक सब धीरे धीरे बदलेगा, एकाएक नहीं बदलेगा। और किसी सभ्यता के, धरती के विकास में 40, 50, 100 साल का कोई इतना महत्व भी नहीं है। चीजें धीरे धीरे होंगी। अगर बहुत तेजी से होंगी तो बड़ी मार काट होगी, लेकिन अगर वैचारिक क्रांति के द्वारा होगा तो समय लगेगा। अरविंदो ने भी मार काट के द्वारा नहीं, वैचारिक क्रांति के द्वारा ही कुछ करने की, आगे बढ़ने की कोशिश की। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि श्री अरविंदो के बहुत सारे मानने वाले भक्त इतने निराश हो गए हैं, इतने निराश हताश हो गए हैं कि कहते हैं कुछ नहीं हो सकता। मैं उसे पूछता हूँ कि अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हो कि नहीं, तो कहते हैं हाँ गुरु के प्रति श्रद्धा तो है। तो हमने गुरु के प्रति श्रद्धा भी रखते हो और ह्यूमन कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन होगा, इस पर तुम्हें ध्यान नहीं जाता। ह्यूमन कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन ही भौतिकता से हमें आध्यात्मिकता की तरफ कह लीजिए, मैं संवेदनशील व्यवस्था की तरफ कहता हूँ, संपूर्ण से जुड़ाव के एहसास की बात करता हूँ, सब एक ही बातें हैं, उधर ले जाएगा। लेकिन कुछ कोशिश तो करनी होगी। अगर निराश होकर बैठ जाएंगे तो कैसे होगा। तो ये शासन, सरकारें, ये सब शब्द अब जाने चाहिए। मनुष्य की वह भौतिक मानसिकता अब समाप्त होने वाली है जो अब तक आर्थिक शोषण के रूप में निर्धन का रक्त पीती रही है, अभी भी पी रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है हिंदुस्तान में, और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ता जा रहा है। कितना भ्रष्टाचार है। टावर गिराया गया, वो था ही। ये भी बेंगलोर का जो बाढ़ है, ये क्या शो करता है। ये सारी परियोजनाएं खा ली जाती हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जो दुनिया में अगर हिंदुस्तान किसी शहर के द्वारा जाना जाता है तो बेंगलोर है, और वह जलाशय बन जाए। जल निकासी की कोई हमने व्यवस्था को ठीक नहीं रखा, कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं किया। और फंड्स कितने हजार करोड़ के हैं। सबसे बंबई के बाद दूसरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सबसे बड़े ज्यादा फंड्स खर्च करते हैं, और पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं कर सकते। धिक्कार है हमारी बंद आंखों को। ये सब कुछ हम देखते हुए और इन्हीं लोगों को चुनते हैं जो केवल अपनी थैली, अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए हैं, लोभ में लगे हुए हैं। तो मनुष्य की वह भौतिक मानसिकता अब समाप्त होने वाली है जो अब तक आर्थिक शोषण के रूप में निर्धन का रक्त पीती रही है और तुच्छ राजनीतिक गतिविधियों के रूप में बढ़ती रही। लेखक का विश्वास है कि अब मानसिक संतोष का युग आने वाला है। यह ऐसा संसार होगा जिसमें मन को संतोष मिल सकेगा और मानव की संस्कृति विकसित हो सकेगी। लेखक ने अपना हर्ष प्रकट करते हुए लिखा है कि वह शुभ दिन कैसा होगा, यह जब हम शरीर की बाह्य आवश्यकताओं के बंधन से मुक्त हो सकेंगे और अपने मन में आध्यात्मिकता का नवीन संसार विकसित होगा। लेखक उस शुभ दिन की कल्पना करता है जब हम गुलाब की सांस्कृतिक धरती पर स्वच्छंदता के साथ गुलाब की सांस्कृतिक धरती पर स्वच्छंदता के साथ अपनाएंगे।
हम पूरी तरह से स्वच्छंद होंगे, लेकिन वह स्वच्छंदता सबके प्रति संवेदनशील जुड़ाव के साथ होगी, किसी को नुकसान देने के लिए नहीं होगी। स्वच्छंदता और संवेदना जब मिल जाती है तब उसका दुरुपयोग नहीं होता है। इसमें विज्ञान हमारा साथी होगा, इसमें विज्ञान हमारा साथी होगा, सत्य हमारा साथी होगा, संवेदना हमारी साथी होगी। और फिर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से यूट्यूब पर तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई है और बाकी पर भी 1-2 मिनट में बंद होने वाली है। तो आज की भावगंगा यहीं पर विराम देते हैं। बेनीपुरी जी पर ही आज की भावगंगा हम लोगों की समर्पित रही। उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज की भावगंगा यहाँ विराम लेती है। आपका आज का दिन बहुत शुभ हो। धन्यवाद। कल फिर हम लोग मिलेंगे थोड़ा जल्दी। इधर आज देर हो जा रहा है, कई और काम एक साथ चलते रह रहे हैं, तो जब कई डायमेंशंस पर काम करते हैं तो ऐसा हो जाता है। लेकिन भावगंगा में सभी डायमेंशंस आकर के मर्ज कर जाते हैं, सारे डायमेंशंस का संगम हो जाता है। तो हर पल भावगंगा में संगम होता रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस संगम में आपकी भी धारा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।